Hello everyone and welcome back to another video of the series we have started recently in which we are dealing with applied linguistics right now. Okay, so applied linguistics में आज जो हमारा topic रहेगा that would be behaviorism. Behaviorism is a very important theory in the history of linguistics, or you can say L2 acquisition. ठीक है कि L2 एक्विजिशन या फिर जो है वो लिंग्विस्टिक्स में बिहेवियरिज्म का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है. अब हम इसकी डिटेल में जाएंगे और इसको स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, J.B. वॉटसन इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म. दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. इसके पाइनियर, इसके फादर कौन हैं? J.B. वॉटसन. ठीक है. 1900s में इट हैज़ बीन नॉन एज द डोमिनेटेड फील्ड्स एरा, यानी कि साइकोलॉजी जो थी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड थी. कब? 1900s में. ठीक है. और साइकोलॉजी से रिलेटेड है हमारा बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म इज टोटली रिलेटेड टू माइंड और बिहेवियर्स. ऑब्वियसली क्योंकि हमने जब नाम पढ़ा तो हम बिहेवियरिज्म में कंसीडर करते हैं कि हमारे बिहेवियर जो हैं वो L2 लर्निंग में हमारा क्या रोल प्ले करेंगे. ठीक है. अब बिहेवियरिस्ट का यानी कि J.B. वॉटसन का ये कहना था कि वी लर्न थिंग्स थ्रू बिहेवियर्स, कि हम जो चीज़ें सीखते हैं वो हम बिहेवियर्स के थ्रू सीखते हैं. ठीक है. हम जितनी चीज़ें लर्न करते हैं वो बिहेवियर के थ्रू लर्न करते हैं. ठीक है. अब ये जो बिहेवियरिस्ट थे उन सब का ये कहना था, अगर हम इसको जो है वो आइडेंटिफाई करें तो इसमें हमारे पास बिहेवियरिज्म में 3 चीज़ें आती हैं: स्टिमुलस, एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स. ओके, स्टिमुलस, एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ बिहेवियरिज्म. क्योंकि सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है स्टिमुलस. तो स्टिमुलस से मुराद है समथिंग दैट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट टू स्टार्ट समथिंग. ठीक है. यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम जो एक कैटलिस्ट के तौर पे वर्क करे किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए. फॉर एग्जांपल हम इनपुट की बात कर लेते हैं. ठीक है. हमारे पास जो इनपुट है वो हमारा इनपुट जो है वो किसी ने एक्वायर क्यों किया. लाइक अगर हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज एक्विजिशन की बात अगर हम करते हैं तो कोई बंदा इंग्लिश क्यों सीखेगा, उसके पीछे उसका जो रीज़न होगा ना वो स्टिमुलस होगा. वो रीज़न ने उसको स्टिमुलेट किया कि वो इंग्लिश को L2 के तौर पे कंसीडर करे, L2 के तौर पे सीखे. ठीक है. उसके बाद स्टिमुलस को हम कह सकते हैं टू लर्न समथिंग अकॉर्डिंग टू आवर नीड. अब हमारी ज़रूरत जो है वो हमारा स्टिमुलस है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए. नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन्वायरमेंट पे. इन्वायरमेंट जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज अ स्टिमुलस ही रोल प्ले करता है. अब फॉर एग्जांपल हमने एक चीज़ कंसीडर की कि हमें इंग्लिश सीखनी है. ठीक है. अब उसमें हमारे इन्वायरमेंट ने नेगेटिव रोल प्ले किया और हमें बोला इंग्लिश सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्या ज़रूरत है सीखने की, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है, लाइक इस तरह की चीज़ें. तो हमारा क्या होगा, हम जो है वो इन्वायरमेंट की वजह से अपनी इंग्लिश सीखने के इरादे को छोड़ देंगे. ठीक है. लास्ट पे है रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स हमारा रिएक्शन होता है. रिएक्शन क्या आएगा हमारे उस स्टिमुलस की बेस पे, हमारा रिएक्शन क्या होगा, दैट वुड बी द रिस्पॉन्स. अब ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप है ना, ये आइवन पावलोव ने इसको आइडेंटिफाई किया. एक जो है वो उस पे डॉग पे एक्सपेरिमेंट करके इसको आइडेंटिफाई किया आइवन पावलोव ने. और इस रिलेशनशिप को कंडीशनिंग कहा जाता है कि कंडीशन रिलेशनशिप है. स्टिमुलस होगा तो ही रिस्पॉन्स होगा, स्टिमुलस नहीं होगा तो रिस्पॉन्स भी नहीं होगा. तो दैट इज़ द कंडीशनिंग रिलेशनशिप. ठीक है. तो ये हमारे पास जो है कंडीशनिंग रिलेशनशिप आ जाता है. इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि हमने कहा कि बिहेवियरिस्ट ये कहते थे कि थिंग्स आर लर्नड बाय इमिटेशन ऑफ बिहेवियर्स. इमिटेशन से जो है वो बिहेवियरिस्ट कहते थे हम चीज़ें सीखते हैं. उन्होंने जो है वो हमारे पास स्किनर ने रैट पे एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है.
उन्होंने क्या किया, एक रैट को एक केज में बंद किया और उनको फूड दी, उसको एक बटन दिया और जब वो बटन प्रेस करता था इंस्टेंटली तब फूड आता था, ठीक है। तो वो आफ्टर 1 और 2 और 3 टाइम्स उसने इस बिहेवियर को एक्वायर कर लिया बाय इमिटेशन, अगेन एंड अगेन द इमिटेशन ऑफ द सेम थिंग। उसने उस बिहेवियर को एक्वायर कर लिया कि जो है मुझे फूड तभी मिलेगा जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने उसको थोड़ा-सा और इंटेंस करते हुए क्या किया कि उन्होंने बटन को प्रेस करने के साथ-साथ इस चीज़ पे भी फ़ोकस किया कि फूड तब आएगा जब बटन प्रेस करेगा साथ में लाइट आएगी, ठीक है। अब उसने एक दफ़ा बटन प्रेस किया, लाइट नहीं आई, उसको फूड नहीं मिला। दूसरी बार बटन प्रेस किया, लाइट आई, उसको फूड मिला, ठीक है। अब उसके बाद उसने इस बिहेवियर को छोड़ के, जो पहले बिहेवियर था कि बटन प्रेस करने पे फूड मिलेगा, उसको छोड़ के एक नया बिहेवियर एक्वायर किया, लाइट वाला। तो ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और उन्होंने ये कहा, स्किनर ने बेसिकली ये कहा कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी किससे सीखते हैं, इमिटेशन से। ओके, अब ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स तक बात थी ना, ये हमारे पास आइवन पेवलोव ने कहा कि बस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स तक ही मामला रहता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हम एक बात करते हैं इमिटेशन की, रिस्पॉन्स या इमिटेशन। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि इमिटेशन के बाद किसी भी चीज़ को रिपीटेडली करने के बाद आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि उस पर रिएक्शन क्या आया आपकी सोसाइटी का, ठीक है। लाइक ये रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब एक ज़रूरी नहीं है सिर्फ सोसाइटी का रिएक्शन, आपके उस वर्क का, आपके जो आपने काम किया उसका रिएक्शन क्या है, बेसिकली दैट इज़ द रीइंफोर्समेंट। अब एक बंदा इंग्लिश सीख रहा है, उस बंदे को बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो बंदा जो है उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रही है आगे से, ठीक है। और एक होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब एक बंदा अगर इंग्लिश सीख रहा है हौसला करके, आप उसको कह रहे हो नहीं कोई फ़ायदा नहीं है सीखने का, जाने दे, क्या ज़रूरत है करने की, इस टाइप की स्टेटमेंट जब आप बोलोगे तो दैट वुड बी कंसीडर्ड इन द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यू नो। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट विल रिजल्ट इन हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन का मतलब है कि जब आप एक काम को रिपीटेडली कर रहे हो और उसके बाद फिर आपकी हैबिट बन जाती है, उसके बाद रिपीटेडली काम करने के बाद आपकी जो हैबिट बनती है वो हमारे पास क्या है, फाइनल चीज़ है जो हम बिहेवियरिस्ट हमें कहते हैं कि थिंग्स आर लर्नड थ्रू इमिटेशन, हैबिट्स आर फॉर्म्ड थ्रू इमिटेशन। ओके, तो ये हमारे पास था बिहेवियरिज्म का टोटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हमारे पास बिहेवियरिज्म का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। लेकिन हमने ये कहा कि बिहेवियरिज्म जो है वो 1900s में डोमिनेटेड था, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम ये कहते हैं कि 1960 और 70 में मेंटलिज्म का टाइम आया, ठीक है। अब ये हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा फॉर श्योर, मेंटलिज्म। तो अभी इसका ब्रीफ सा ओवरव्यू लेते हैं कि 1970 में मेंटलिज्म का टॉपिक आया, जिसमें इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था नॉम चॉम्स्की की तरफ से 1959 में, ठीक है। अब ये जो सारा कॉन्सेप्ट था दैट वाज टोटली ऑपोजिट टू बिहेवियरिस्ट, ठीक है। मेंटलिस्ट जो थे वो बिहेवियरिस्ट के टोटली ऑपोजिट वर्क कर रहे थे, टोटली ऑपोजिट। लाइक बिहेवियरिस्ट कहते थे इमिटेशन, ठीक है, और मेंटलिस्ट कहते थे माइंड। बिहेवियरिस्ट कहते थे आप किसी चीज़ को देख के सीखते हो, मेंटलिस्ट कहते थे आप खुद से सीखते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर है। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एंड एनी क्वेरी यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस you have. I'll see you in the next one. Stay safe. Bye bye.